आइए बच्चों, समुच्चय को पढ़ने के अपने अभियान में हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे समुच्चय के घात समुच्चय के बारे में। तो घात समुच्चय क्या होता है, पहले ये सूखा हुआ स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। दिए गए समुच्चय ए के सभी उप समुच्चयों द्वारा निर्मित समुच्चय ए का घात समुच्चय पी ए कहलाता है। आसान भाषा में कहें तो किसी समुच्चय, मान लीजिए ए का घात समुच्चय वो समुच्चय होगा जिसके अंदर ए के सभी उप समुच्चयों को रखना है। आया बात समझ में? मतलब पहले घात समुच्चय बनाने के लिए किसी भी समुच्चय का उप समुच्चयों का पता लगाइए और फिर उन सभी उप समुच्चयों को एक समुच्चय में रख दीजिए, तो जो समुच्चय बनेगा वो उस समुच्चय का घात समुच्चय कहलाएगा। चलिए बात से अच्छा एग्जाम्पल पे करके देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल पहले से ही दिया गया है एक समुच्चय m जिसके अंदर है 1 और 2। तो इसके उप समुच्चय कौन कौन से होंगे? तो थ्योरी से आपको पता है, खाली समुच्चय m का उप समुच्चय होगा। एक समुच्चय जिसमें केवल 1 हो वो भी m का उप समुच्चय होगा। उसी तरह से ये उप समुच्चय है m का, और m खुद का उप समुच्चय होता है। कोई भी समुच्चय खुद का उप समुच्चय होता है, ठीक है। तो आप Pm कैसे लिखेंगे? आप एक उप समुच्चय बनाएंगे जिसके अंदर ये सारे के सारे अवयव, उप समुच्चय उसके अवयव होंगे, ठीक है ना। तो घात समुच्चय क्या होता है? घात समुच्चय एक समुच्चय होता है जिसके अंदर उप समुच्चय होते हैं किसी भी दिए गए समुच्चय का, ठीक है। आपने इसे एक एग्जाम्पल से भी समझा। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए दिया गया है समुच्चय ए और कह रहा है कि इसका घात समुच्चय लिखें। अच्छी बात है। चलिए तो पहले तो ए के उप समुच्चयों का पता लगा लेते हैं। समुच्चयों की संख्या, उप समुच्चयों की संख्या पता लगा लेते हैं। की संख्या क्या होगा भाई? वो तो होता है 2 पे पावर एन ए। यहाँ क्या है? यहाँ तो 3 है, तो यहाँ पे 8 उप समुच्चय बनने वाले हैं। तो भाई वो कौन कौन से होंगे देख लेते हैं। एक तो थ्योरी से फाई पहले कर देते हैं, फिर थ्योरी से ए खुद का ही उप समुच्चय होगा। तीसरा क्या होगा? 1 शून्य वाला भी एक उप समुच्चय, 5 में 2 डाल दीजिए, 6 में माफ़ कीजिए -1 होगा, 6 में -1 और 0 डाल दीजिए, 7 में -1 और 2 डाल दीजिए, और 8 में 0 और 2 डाल दीजिए। तो घात समुच्चय क्या होगा ए का? वो होगा पी ए। आज के अंदर ए के सारे उप समुच्चय को डालिए। फाई ए समुच्चय जिसके अंदर 1 है, समुच्चय जिसके अंदर 0 है, समुच्चय जिसके अंदर 2 है, समुच्चय जिसके अंदर -1 और 0, फिर -1 और 2 का समुच्चय, फिर 0 और 2 का समुच्चय। तो ये हुआ ए का घात समुच्चय। घात समुच्चय में अवयवों की संख्या क्या होगी? वही जो दिए गए समुच्चय के उप समुच्चयों की होगी। इसीलिए हमने ये पहले उप समुच्चयों की संख्या निकाला कि एक तो उप समुच्चयों को खोजने में कोई गड़बड़ी ना करे इसलिए, और एक कि आपको बताया जा सके कि घात समुच्चय में अवयवों की संख्या उप समुच्चयों की संख्या के बराबर होती है। चलिए आशा है आप ये बात समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल दिया गया है, कहता है कि 2 परिमित समुच्चयों ए और बी के सदस्यों की संख्या क्रमशः एम और के है, और घात समुच्चय ए के सदस्यों की संख्या बटा घात समुच्चय बी के सदस्यों की संख्या बराबर 64/1 और एन ए जोड़ एन बी बराबर 12 दिया गया है। तो एम और के की संख्या ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं क्या कर सकते हैं हम। थोड़ा सावधानी से अगर आगे बढ़ेंगे तो ये काम हो सकता है। कहता है 2 परिमित समुच्चयों ए और बी के सदस्यों की संख्या क्रमशः एम और के है। तो दिया गया है क्या कि एन ए बराबर एम और एन बी बराबर के, ठीक। फिर
एन पी ऑफ ए बटा एन पी ऑफ बी बराबर 64/1। यहाँ एन पी ऑफ ए क्या है? ये है घात समुच्चय ए का में कितने सदस्य हैं। तो घात समुच्चय में तो उप समुच्चयों के संख्या के बराबर ही सदस्य होते हैं, तो इस चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं। तो घात समुच्चय ए में कितने सदस्य होंगे? तो सर अगर ए में m सदस्य हैं तो ये तो 2 पे पावर m होगा और ये 2 पे पावर k होगा और ये 64 होगा। ठीक है, तो यहाँ से बात निकल के आता है कि 2 पे पावर m माइनस k 64 होगा। ठीक है ना, तो फिर ये चीज़ क्या होगा? 2 पे पावर m माइनस k और 64 को हम लोग लिख सकते हैं 2 पे पावर 2 4 8 16 32, 2 पे पावर 6। तो यहाँ से क्या मिला? यहाँ से मिला m माइनस k बराबर 6। ये समीकरण 1 नाम दे दीजिए। फिर दिया गया है एन ए जोड़ एन बी बराबर 12। तो सर ये तो m प्लस के बराबर 12 है। ठीक है ना, इसको समीकरण 2 नाम दे दीजिए। तो m और k का मान ज्ञात करने के लिए एक समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व करना होगा। ठीक है ना, समीकरण 1 और 2 को हल करने पर क्या होगा? अगर ये दोनों को जोड़ देते हैं तो 2m बराबर 18, तो m बराबर 9 और k बराबर 3। यही होगा आपका उत्तर। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ दिया गया है 2 परिमित समुच्चयों के सदस्यों की संख्या m और k है। अगर पहले समुच्चय के उप समुच्चय की संख्या 56 अधिक हो दूसरे समुच्चय के उप समुच्चय की संख्या से, तो m और k का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ से क्या समझ में आ रहा है? माना 2 समुच्चय ए और बी हैं, तो कहता है समुच्चय पहला ए मान लेते हैं, दूसरा समुच्चय बी मान लेते हैं। तो पहला का जो उपसमुच्चय की संख्या है वो 56 अधिक है दूसरे वाले उपसमुच्चय की संख्या से। तो इस शर्त से एक ये वाला समीकरण आपको मिलता है। अच्छी बात है। ठीक है, और m और k में बात हो सकता है, तो एन ए को एम भी लिख सकते हैं और एन बी को के भी लिख सकते हैं प्रश्न के अनुसार से। ठीक है ना, तो ये बराबर 2 पे पावर m 2 पे पावर k प्लस 56। और यहाँ हम लोग ये कह सकते हैं कि m बड़ा है k से, क्योंकि कहा गया है समुच्चयों की उप समुच्चय की संख्या बड़ा है पहले वाले के, तो ये भी लिखा जा सकता है। ठीक है, अच्छी बात है। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर लिख सकते हैं ये, अगर 2 पे पावर k कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ क्या बचेगा? 2 पे पावर m माइनस k माइनस 1। और 56 को कैसे लिख सकते हैं? 8 गुना 7। तो यहाँ से क्या ये कह सकते हैं कि 2k 8 के बराबर होगा, और इसको समीकरण 1 भी कह देते हैं। और 2 पे पावर m माइनस k माइनस 1 7 के बराबर होगा, इसको समीकरण 2 कह देते हैं। समीकरण 1 से k का मान आता है 3,
को समीकरण 2 में रखने पर क्या हो जाए भाई? समीकरण 2 में 3 रख रहे हैं, -1 7, 2 पे पावर m-3, ये तो 8 हो गया, ये लिखा जा सकता है। तो यहाँ से m-3 जो है आपका 3 हो गया, और यहाँ से m बराबर 6, तो m बराबर 6 और k बराबर 3, यही आपका उत्तर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतराल वास्तविक संख्या के उपसमुच्चय के रूप में, ये टॉपिक, चलिए इस टॉपिक को थोड़ा बाद में विजिट करते हैं, पहले आगे बढ़ जाते हैं। इसको पढ़ने के लिए पहले समुच्चय का सम्मिश्रण और सर्वनिष्ठ पढ़ना जरूरी है, इसलिए इसको थोड़ा देर के लिए होल्ड पे रखते हैं, आगे बढ़ते हैं। पहले वेन आरेख से थोड़ा सा परिचय कर लेते हैं, और इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। देखिए, वेन आरेख समुच्चय को दिखाने का एक तरीका है, बड़ा इनिशिएटिव। हम लोग बिना पढ़े अभी तक इसको यूज़ कर रहे थे। कैसे? गोल समुच्चय को दिखाने के लिए गोल घेरा बनाते थे, उसके अंदर उसके सारे अवयवों को एक के बाद एक क्रमवार रूप से लिखते थे, तो उस समुच्चय का चित्रण हो जाता था। इसी में दिखाया गया है ए को कैसे लिखना है, बी को कैसे लिखना है। और सार्वत्रिक समुच्चय पढ़ने के बाद हम लोग इसका वेन डायग्राम कुछ इस तरह से दिखाते हैं। देखिए किस तरह से बी में 4 5 है, तो ये यू के अंदर आता है और ये ए के भी अंदर आता है, क्योंकि ए में 4 5 है। तो यानी कि एक हिसाब से देखिए तो ए जो है वो यू का उपसमुच्चय है। क्यों? क्योंकि ए के सारे सदस्य यू में मौजूद हैं, ये सबका पिताजी सेट है, समुच्चय है। उसी तरह से बी ए का समुच्चय है और ए यू का समुच्चय है। तो देखिए कितने चित्र के रूप में इस चीज़ को वेन आरेख के द्वारा देखा जा सकता है। तो वेन आरेख जो है वो समुच्चय को विजुअलाइज करने का बड़ा ही अच्छा तरीका है। तो देखिए ये इन्फॉर्मेशन और ये इन्फॉर्मेशन इस चित्र में कितने बढ़िया तरीका से समाहित है। तो वेन आरेख इन्हीं तरह की चीज़ों को दिखाने का एक बहुत ही अच्छा, सरल और इनिशिएटिव तरीका है। ठीक है, उसी तरह से इस वाले एग्जाम्पल में आइए, यहाँ देखिए 2 समुच्चय हैं सी और डी। ये दोनों कुछ ऐसे हैं जिनकी सीमाएं एक दूसरे में घुसी हुई हैं। इस तरह का मामला जब भी हो तो आपको ये समझना चाहिए कि कुछ अवयव ऐसे हैं जो सी में भी हैं और डी में भी हैं। ठीक है ना? इसको समझने का एक ऐसा उदाहरण के रूप में सोचिए, आप में आपके माता पिता का अंश है। तो अगर ये आपके पिता हैं और ये आपकी माता हैं, तो आप इन दोनों के शेयर किए हुए वस्तु हैं। ठीक है, उसी तरह से इसको विजुअलाइज करने का तरीका है, यानी कि ये वाला जो एरिया है या इस एरिया में जो अवयव है वो सी और डी दोनों में है। इसी को इस तरीक़ा से दिखाया गया है कि ये दोनों एक दूसरे की सीमा में घुसे पड़े हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ देखिए ए और बी, इस ए और बी में कोई भी अवयव एक दूसरे में बटा हुआ नहीं है, इसलिए ये दोनों समुच्चय जुड़े हुए नहीं दिखते। ठीक है ना? तो वेन आरेख में ये भी दिखाया जा सकता है कि कौन अवयव जुड़े हुए हैं और कौन अवयव जुड़े हुए नहीं हैं। ठीक है, तो वेन आरेख पढ़ते पढ़ते ज़्यादा समझ में आएगा, इसलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जिस तरह से पहले आपको गिनती सिखाई जाती है 1 2 3 4, फिर आपको सिखाया जाता है कि इस गिनती पे जोड़ घटाव करना, 2 संख्याओं को जोड़ना घटाना। उसी तरह से समुच्चय को भी पढ़ाने के बाद समुच्चय पर भी आपस में कुछ ऑपरेशन हो सकते हैं। ठीक है ना? तो पहले उस ऑपरेशन को परिभाषित करेंगे, उस क्रिया को परिभाषित करेंगे और फिर ये देखेंगे कि क्या मामला है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहली जो संक्रिया है जो हम लोग 2 समुच्चयों पे करने जा रहे हैं उसको कहते हैं सम्मिलन। अंग्रेजी में इसका नाम है यूनियन। और अगर आप इस संक्रिया को ए और बी पे कर रहे हैं तो आप इसको ऐसे दिखाएंगे। ये बीच में कप टाइप का है, ठीक है ना, जो थोड़ा मोड़ा यू से भी दिखता है, तो यू से यूनियन याद रखिए। हम लोग भी बोलचाल में इसको यूनियन ही कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको थोड़ा समझते हैं। इसका फॉर्मल स्टेटमेंट ये रहा, समुच्चय ए और समुच्चय बी का सम्मिलन ए यूनियन बी
वह समुच्चय है जिसमें ए के सभी सदस्यों के साथ साथ बी के भी सभी सदस्य हों। और उसको गुणधर्म विधि में ऐसे लिखेंगे। ठीक है, पहले तो इसको पढ़ के पचाने का कोशिश करते हैं। ए सम्मिलन बी बराबर एक्स है जहां एक्स ए में है या एक्स बी में है। तो पहली बात नोट कीजिए, दो समुच्चय का सम्मिलन समुच्चय ही होता है। ठीक है, और उस समुच्चय में वो अवयव होते हैं जो एक्स में हो या माफ कीजिए जो ए में हो या बी में हो। ठीक है ना। चलिए इसको थोड़ा सा उदाहरण से समझते हैं। देखिए यहाँ है ए यूनियन, माफ कीजिए यहाँ है समुच्चय ए और समुच्चय बी। अगर आप यहाँ पे ए सम्मिलन बी लेना चाहें तो क्या मिलेगा आपको? एक समुच्चय मिलेगा पहली बात, और उसमें कौन कौन से अवयव होंगे? वो अवयव होंगे जो ए में हो या बी में हो। तो ए में अवयव है 1, 2 और 3 और बी में अवयव है ए, बी और सी। तो यही आपका उत्तर हुआ। ठीक है ना। मान लीजिए ये चौकोर चतुर्भुज से आपको सार्वत्रिक समुच्चय दिखाया जा रहा है। यहाँ पे सार्वत्रिक समुच्चय का कल्पना करना कोई भारी बात नहीं है। आप कह दीजिए कि सार्वत्रिक समुच्चय में सभी संख्याएं हैं और अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षर हैं, तब भी चलेगा। तो यहाँ पे ए और बी को कैसे दिखाएंगे आप? ए में है 1, 2, 3 और बी में है ए, बी और सी। और अगर हम लोग यहाँ पर ऐसे कर दें, छायांकित कर दें लाल रंग से, तो लिख सकते हैं छायांकित भाग ए सम्मिलन बी को दिखाता है। ठीक है ना। तो यहाँ जो भी छायांकित भाग है वो ए सम्मिलन बी को दिखाता है। और ए सम्मिलन बी क्या है? वो एक समुच्चय है जिसमें वो अवयव है जो या तो ए में है या बी में है। अच्छी बात है। दूसरा देखिए, यहाँ पे एन सम्मिलन एन करने से क्या मिलेगा आपको? पहली बात तो एक समुच्चय मिलेगा, इस बात को गांठ मान लीजिए। फिर और यहाँ पे मिलेगा, रखेंगे आप इस समुच्चय में 45, 48 और एन में क्या है? फिर 45 है, उसको लिखेंगे नहीं। 48 फिर से लिखेंगे नहीं, ये दोनों एक दूसरे में कॉमन है। 49 और 50। ठीक है, तो ये हुआ एन सम्मिलन एन। ठीक है ना। अगर वेन आरेख में दिखाना हो तो फिर से वही करेंगे, एक चौकोर से सार्वत्रिक समुच्चय दिखा रहे हैं हम लोग। ठीक है, थोड़ा रंग चेंज कर लीजिए। और यहाँ m दिखा रहे हैं और यहाँ n दिखा रहे हैं। तो देखिए चूंकि 45 और 48 दोनों में कॉमन है, तो वेन आरेख में इन दो समुच्चय का चित्रण ऐसा होगा जहाँ इनकी सीमाएं एक दूसरे में घुसी हुई होंगी। तो जो एरिया दोनों समुच्चय में कॉमन होगा उसमें वो वाले सदस्य होंगे जो दोनों में है, यानी कि 45, 48 इस एरिया में होगा और एंड में 50 और 50। तो यहाँ पर अगर हम लोग इसको छायांकित कर दें तो ये वाला जो एरिया है यहाँ के बारे में भी आप यही लिख सकते हैं, छायांकित भाग ए सम्मिलन बी को दिखाता है। चलिए, आशा है आपको ये बात समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो फिर से एक बार दोहरा देते हैं। ए सम्मिलन बी समुच्चय, या फिर और ठीक तरह से कहें तो समुच्चय ए सम्मिलन समुच्चय बी वो समुच्चय होता है जिसमें वो सदस्य होते हैं जो या तो ए में हैं या बी में हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, दूसरा समुच्चय पे जो संक्रिया है उसको कहते हैं समुच्चय का सार्वनिष्ठ। ठीक है ना। तो समुच्चय का सार्वनिष्ठ क्या है? कहता है समुच्चय ए और समुच्चय बी का सर्वनिष्ठ उन सभी सदस्यों का समूह है जो ए और बी दोनों में हो। गुणधर्म विधि से इसको लिखा जाए तो इसको पढ़ने का तरीका ये होगा, ए सर्वनिष्ठ बी बराबर एक्स है जहाँ एक्स ए में है और एक्स बी में है। तो यानी कि सर्वनिष्ठ दो समुच्चय का लेने से वो समुच्चय बनेगा जिसमें वो अवयव होंगे जो उन दोनों समुच्चय में होंगे। ठीक है ना। चलिए उदाहरण से समझते हैं इस चीज़ को। देखिए यहाँ दिया गया है दो समुच्चय S और T। ठीक है, और हम निकालना चाहते हैं पहले तो
एस सर्वनिष्ठ टी ही निकाला जाए। तो ये पहली बात एक समुच्चय होगा और इसमें वो सदस्य रखिए जो इन दोनों में हो। तो भाई ए इसमें है तो ए आएगा, बी इसमें है लेकिन बी इसमें नहीं है तो बी नहीं आएगा, सी इसमें है तो सी आएगा, डी इसमें है, डी इसमें नहीं है इसलिए डी नहीं आएगा, ई इसमें है इसलिए ई आएगा, आई इसमें है इसलिए आई आएगा। तो एस सार्वनिष्ठ टी ऐसा समुच्चय है जिसमें वो अवयव आए जो एस में भी है और टी में भी है, ठीक है ना। तो इसको अगर वेन आरेख से दिखाने का तरीका क्या होगा भाई, तो वो ये होगा। तो एक सार्वनिष्ठ माफ कीजिए एक सार्वत्रिक समुच्चय की कल्पना कर सकते हैं। यू कोई होगा जिसमें एस और टी कुछ इस प्रकार होंगे, ठीक है ना, जिसमें इस वाले भाग में ए सी ई और आई होगा, और अगर ये एस और ये टी है तो एस वाले में यहाँ पर एक बी होगा, ठीक है, एक डी होगा। उसी तरह से टी में वो अवयव होंगे जो इसके अलावा जो कॉमन होने वाले सदस्य के अलावा होंगे, तो वो होंगे के और जेड। अच्छा, अगर कोई कहता आपसे एस सम्मेलन टी निकालो तब क्या होता, तो वो होता ए बी सी डी ई आई और के जेड। देखिए ये वाला स्टेटमेंट उस शर्त को पूरा करता है जो सम्मिलन की परिभाषा में है। सम्मिलन की परिभाषा क्या है कि दो समुच्चयों का सम्मिलन वो समुच्चय है जिसमें उन दोनों समुच्चयों के अवयव हों। तो देखिए ये सारे के सारे अवयव या तो एस में है या टी में है। देखिए के जेड इसमें है और डी और बी इसमें है, बाकी जो बचते हैं वो कॉमन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें बताइए ए सार्वनिष्ठ बी क्या होगा, फिर वही जो उन दोनों में हो। तो उन दोनों में क्या होगा भाई, यहाँ तो होने वाला है ए सी ई आई बस, ठीक है ना। तो इसको वेन आरेख में कैसे दिखाएंगे, मान लीजिए कोई सार्वत्रिक समुच्चय है U और इसका वेन आरेख कुछ ऐसे बनने वाला है। ये होगा A, तो देखिए B पूरा का पूरा A में घुसा पड़ा है, ठीक है ना, तो चित्रण भी वैसा ही होगा। A के अंदर क्या क्या है भाई, पहले B के अंदर की चिंता कर लेते हैं। C है, A है, E है, माफ कीजिए I और E, और जो बचता है वो A में है D और B, ठीक है। नोट लिख दिया जाए, यहाँ B जो है वो A का उपसमुच्चय है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ Y और K है दो समुच्चय, इसका सर्वनिष्ठ क्या होगा देखते हैं। एक समुच्चय ही होगा, ठीक है, जिसमें उन दोनों में मिलने वाले कॉमन सदस्य होंगे। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता है तो ये खाली समुच्चय हुआ। तो इसका वेन आरेख आप कैसे बनाएंगे, U और दोनों जुदा जुदा, एक K और ये Y, इसमें है 1 3 5 और इसमें है 2 4 6 और 8, ठीक है। तो यहाँ पर Y और K का सर्वनिष्ठ एक खाली समुच्चय आया, जिसको फाई से दिखाते हैं, ठीक है। अब आता है एक और संक्रिया जिसको कहते हैं दो समुच्चयों का अंतर। ये लिखा भी गया है यहाँ पे। जब दो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ एक रिक्त समुच्चय हो तो उन समुच्चयों को असंयुक्त समुच्चय कहते हैं। असंयुक्त समुच्चय, तो पिछले वाले पन्ने में यहाँ पे Y और K जो है वो असंयुक्त समुच्चय है। नोट, यहाँ Y और K असंयुक्त समुच्चय है, ठीक है ना। चलिए दो समुच्चय का अंतर भी समझ लेते हैं। अगर दो समुच्चय है A और B
अगर आप a माइनस बी लिखते हैं तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है, इस तरह से लिखने का मतलब होता है एक समुच्चय जिसमें वो सदस्य हो जो a में हो b में ना हो, ठीक है। अगर आप इसी का उल्टा करके लिखिएगा तो b माइनस a का मतलब होगा वो समुच्चय जिसमें वो अवयव हो जो b में हो और a में ना हो। चलिए उदाहरण से देखते हैं तो ये ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए उदाहरण दिया गया है समुच्चय a और समुच्चय b का। तो अगर आपको a माइनस बी खोजना है तो क्या मिलेगा आपको? एक समुच्चय जिसमें वो सदस्य होगा जो a में होगा पर b में नहीं होगा। तो b में क्या नहीं होगा? b में 2 नहीं है, 4 नहीं है, बाकी सब तो है, 1 है, 3 है, 5 है, इसलिए 1 3 5 b ले उड़ा क्योंकि 1 3 5 इसमें है, बाकी जो बचा वो a माइनस बी के हिस्से में आएगा, ठीक है ना। तो ऐसा है, आप ये समझ गए होंगे कि a माइनस बी में क्या लिखना है। वो लिखना है जो a में हो पर b में ना हो। उसी तरह से अगर b माइनस a लिखना हो तो इसमें क्या होगा? तो जो b में होगा पर a में ना हो। हाँ, तो पहले पिछले की तरह यहाँ a घट रहा है तो 1 अपने साथ 1 3 5 ले उड़ेगा जो b में भी है, तो इसमें बचेगा क्या? 7 और 9, ठीक है ना। इसका वेन आरेख कैसे बनाएंगे सर? तो देखिए पहली बात सर कि a और b में कुछ संख्या जो है कॉमन है, जैसे 1 3 5। अगर ये b है और ये a है तो इसमें आया है आपका 1 3 और 5, ठीक है। और जो यहाँ बचेगा इसमें है 2 4। चलिए चित्र बनाते हैं, वेन आरेख बनाते हैं जिसमें a माइनस बी और b माइनस ए को दिखाने का कोशिश किया जाएगा। तो देखिए एक सार्वत्रिक समुच्चय लीजिए u, इसमें 2 समुच्चय लीजिए a। सार्वत्रिक समुच्चय लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, मान लीजिए कि वो है और इसको इन दोनों समुच्चयों को चारों बगल से घेरा हुआ है। तो अगर ये a है और ये b है तो इन दोनों में क्या क्या कॉमन है? 1 3 5 कॉमन है, और यहाँ पे बचता क्या है? 2 4, और यहाँ पे क्या बचता है भाई? 7 और 9। तो 1 3 5 दोनों में है, 7 9 b में अलग से है, 2 4 a में अलग से है। तो a माइनस बी को कैसे दिखाएंगे? ये वाला जो हिस्सा होगा ये a माइनस बी है, ठीक है। उसी तरह से b माइनस ए क्या होगा? वो ये होगा, b पर a नहीं, ठीक है ना। तो जैसे आप a हटाते हैं वो b का भी कुछ हिस्सा ले उड़ता है, क्यों? क्योंकि b और a में कुछ हिस्सा कॉमन है इसलिए। तो ये वाला क्या हुआ? ये वाला हुआ b माइनस ए। और ये वाला हिस्सा क्या है बताइए ज़रा? ये है a सर्वनिष्ठ b, मानते हैं कि नहीं, जो ये दोनों में है। और ये पूरा हिस्सा क्या होगा? या फिर इसको और अच्छे तरीके से अगर दिखाएं तो ये पूरा क्या होने वाला है? तो दूसरा रंग ले लेते हैं, ये क्या होगा? ये होगा आपका a यूनियन b। क्यों? क्योंकि इसमें वो सारा का सारा आ जाता है जो या तो a में है या तो b में है। तो देखिए वेन आरेख इतना पावरफुल टूल है जिसमें आपको बहुत सारा चीज़ विजुअलाइज हो सकता है, ठीक है ना। चलिए उसी तरीक़ा से आगे बढ़ते हैं और इस सवाल को भी देखते हैं। बोलता है s में 1 से लेकर 10 तक सभी संख्या है और d में 3 5 7 8 है। तो भाई s माइनस डी क्या होगा? ज़रा सोचिए। तो s से d हट रहा है तो d में जितने भी अवयव है सारे उड़ जाएंगे। तो क्या क्या बचेगा? 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 उड़ चुका है, नहीं लिखेंगे, 4 बचा है, 5 उड़ चुका है, नहीं लिखेंगे, 6 7 उड़ चुका है, 8 भी उड़ चुका है, 9 और 10। ऐसा आपको ये समझ आया होगा। उसी तरह से d माइनस एस क्या होगा? वो समुच्चय जिसमें s के सारे अवयव उड़े हुए रहेंगे और बचा हुआ जो रहेगा वो अवयव लिखा जाएगा। तो देखिए अगर d से s को हटाते हैं ना तो s में तो 3 5 7 8 सब है, तो सब के सब उड़ जाएंगे, और तो d में उसके बाद फिर कुछ नहीं बचेगा, इसलिए ये क्या बच जाएगा? खाली समुच्चय। तो d माइनस एस क्या है? एक खाली समुच्चय। ऐसा है, आपको ये ऑपरेशन समझ में आया होगा, a माइनस बी, बी माइनस ए क्या है और इसको किस तरह से समझते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग वास्तविक संख्या पे अंतराल को समझ सकते हैं। तो चलिए दोबारा उसको विजिट करते हैं। देखिए इसको समझने के लिए संख्या रेखा की कल्पना कीजिए। संख्या रेखा आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्या होता है ये? एक रेखा होता है जिसपे हम लोग सभी वास्तविक संख्या को दिखाते हैं, बीच में शून्य से को दिखाते हैं और समान दूरी पर 1 2 3 वगैरह वगैरह दिखाते हैं। आप लोग तो बचपन में इसी संख्या रेखा पर √2 को भी दिखाने का तरीका आप लोग जानते हैं, वो कंपास वगैरह का यूज़ होता है। तो ये कहने का मतलब ये था कि इस संख्या रेखा पे परिमेय, पूर्णांक और अपरिमेय संख्या सबको दिखाया जा सकता है, ठीक है ना। आपको कोई बंदा कहे कि हमको 1 और 3 के बीच के सभी संख्याओं का ज़रूरत है और 1 और 3 का भी ज़रूरत है, तो उस चीज़ को संख्या रेखा पर दिखाने का ये तरीका होगा। देखिए ध्यान से, आप यहाँ पे ठीक 1 के ऊपर एक ठोस गोला बनाइए जिसको आप 3 तक ले जाइए, ठीक 3 के ऊपर एक ठोस गोला बनाइए। इसका मतलब हुआ कि आप 1 और 3 को मिलाकर वो सभी संख्या चाहते हैं जो 1 और 3 के बीच में हो।
क्या आप इसको एक समुच्चय से नहीं दिखा सकते? हाँ सर, दिखा सकते हैं। हम कह देंगे कि ए वो समुच्चय है जिसमें 1 और 3 के बीच में सभी संख्याओं का समुच्चय है। तो इसको दिखाने का तरीका ये रहेगा, बड़ी ब्रैकेट 1 3 छोटी ब्रैकेट। तो आपको ये समझ जाना चाहिए। ये लिखने का मतलब ये हुआ 1 3 के बीच में सभी संख्या और 1 और 3 के समुच्चय को ए से दिखाया गया है। कोई कहेगा कि मान लीजिए हमको दरकार है 1 और 3 के बीच के सभी संख्याओं का, लेकिन 1 और 3 शामिल नहीं है। तो अब की बार आप इसको किस चीज़ से दिखाएंगे? आप इसको दिखाएंगे ठीक इसके उल्टे तरीका से। जो अवयव आपको नहीं लेना है उसके नीचे या ऊपर एक खोखला गोला बनाना है और पूर्ववत ये लाइन खींचकर दिखा देना है कि हम लोग 1 और 3 के बीच की संख्या ले रहे हैं, 1 और 3 शामिल नहीं है। इस चीज़ को कैसे दिखाया जाएगा? मान लीजिए इन सभी संख्याओं का समुच्चय b है, तो इसको दिखाने का तरीका ये रहेगा, छोटी ब्रैकेट 1 और 3। तो छोटी ब्रैकेट आप जैसे ही देख लें जिस अंक के सामने लगा है वो संख्या नहीं लेनी है, वो अंक नहीं लेना है। तो इसका मतलब ही हुआ, लिख भी देते हैं शब्दों में, 1 और 3 के बीच सभी संख्या 1 और 3 शामिल। इसी तरह से इसका मतलब क्या हुआ? 1 और 3 के बीच सभी संख्या 1 और 3 शामिल नहीं है। ठीक है ना? चलिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको बोलेगा कि हमको -2 से लेकर 0 के बीच में सभी संख्याओं का दरकार है और केवल -2 चाहिए। तो आप इसको कैसे दिखाएंगे? एक गोला बनाइए ठोस, जो ठीक -2 के ऊपर हो और लकीर के सहारे जो पूरा इस एरिया को कवर कर दे वो लकीर खींचिए और 0 के ऊपर एक खोखला गोला बनाइए। इस तरह से दिखाने का मतलब है कि आप -2 और 0 के बीच में सभी संख्याओं को ले रहे हैं, -2 को शामिल कर रहे हैं लेकिन 0 को शामिल नहीं कर रहे हैं। तो मान लीजिए अगर आप इसको C से दिखाते हैं तो ये क्या होगा? C को दिखाने के लिए आप ये लिखेंगे, जिसको लेना है उसके तरफ बड़ी ब्रैकेट लगाइए -2 और जिसको नहीं लेना है उसको 0 से दिखाइए। ठीक है ना? तो इसके बारे में लिखेंगे -2 और 0 के बीच सभी संख्या -2 शामिल, 0 शामिल नहीं है। ठीक है ना? अंग्रेजी में इसको बोलते हैं क्लोज ब्रैकेट, इसको बोलते हैं ओपन ब्रैकेट। उसी तरह से थोड़ा उल्टा समझ लीजिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको बोले कि उसको -1 और 0 के बीच की सभी संख्या चाहिए, 0 को शामिल करना है लेकिन -1 को शामिल नहीं करना है, तो इसको इस तरीक़ा से दिखाएंगे। और ब्रैकेट के रूप में उसको कैसे दिखाएंगे? ब्रैकेट के रूप में इसको ऐसे दिखाएंगे, एक की तरफ खोल दीजिए और 0 को पकड़ लीजिए। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ -1 और 0 के बीच की सभी संख्याएं -1 शामिल नहीं है, 0 शामिल है। तो आशा है आपको ये सब समझ में आया कि बड़ी ब्रैकेट के बीच में ए बी लिखने का क्या मतलब है। इसका मतलब है ए से लेकर शुरू कीजिए, बी तक जाइए और ए बी दोनों को लीजिए और उनके बीच की सारी संख्याओं को लीजिए। ठीक है ना? और इसको एक समुच्चय के रूप में भी देखा जा सकता है, क्योंकि अगर आप इसको समुच्चय के रूप में देखते हैं तो ये समुच्चय की परिभाषा को सेटिस्फाई करता है। इसके बीच का और ये ए और बी सभी के सभी सुपरिभाषित वस्तुएं हैं जिनको एक एक करके समुच्चय में रखा जा सकता है। हाँ, ये अलग बात है कि ये एक अनंत समुच्चय है। मान लीजिए कि अगर ये P है तो ये एक अनंत समुच्चय है। क्यों? क्योंकि A और B के बीच में अनंत संख्या है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। ठीक है? ये ब्रैकेट का जो प्रतीक है और ये इस तरह से जो दिखाया गया है, ये ध्यान में रखिए, इसको याद रखिए, ये आपके बहुत काम आएगा। ठीक है ना? चलिए एक पेज लेके और भी बहुत कुछ इसके बारे में देखते हैं, क्या क्या संभावना बन सकती है, उस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। मान लीजिए संख्या रेखा पे आपको दिखाना है x बड़ा है 3 से, तो इसको संख्या रेखा पे आप कैसे दिखाएंगे? आप दिखाएंगे कुछ इस तरीके से, ये रहा 0, यहाँ कहीं होगा 3, x आपको चाहिए 3 से बड़ा, लेकिन 3 नहीं, 3 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो 3 के नीचे या ऊपर खाली गोला और इसके आगे चलते चले जाइए। ये रहा आपका क्या? x बड़ा जो 3 से है। ठीक है? उसी तरीक़ा से अगर आपको कहे कि x 3 के बराबर या 3 से बड़ा है, तो आप इसको कैसे दिखाएंगे? यहाँ फिर से कोई 3 होगा, आप सही गेस किए। यहाँ पे आपकी बार ठोस गोला होगा और आपको इधर जाना होगा। तो अगर जैसे ही आप ये तीर लगाते हैं, आप इन सारी संख्या को चुनते हैं और जैसे कि ये वाला शर्त आपका पूरा होता है। ठीक है? अगर कोई कहे कि 2 से बड़ा या बराबर और 5 से बड़ा या बराबर, इस चीज़ को आप कैसे दिखाएंगे? तो इस चीज़ को दिखाने का तरीका ये होगा, सर कहीं यहाँ पे 2 से होगा, 2 होगा और कहीं यहाँ पे 5 होगा, तो x को दिखाने के लिए ठोस गोला लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बराबर भी है। ये रहा इसको दिखाने का तरीका। ठीक है? अगर ये कहा जाए कि x 3 से बड़ा है और
x -4 से छोटा है, इसको कैसे दिखाएंगे? इसको दिखाने का ये तरीका होगा, सर यहाँ कहीं 3 होगा और यहाँ कहीं -4 होगा, तो 3 से बड़ा जाने के लिए कहता है, तो खाली गोला 3 से बड़ा चले गए और -4 से छोटा तो इधर चले गए। तो x का मान या तो -4 के बाईं तरफ ही होगा या 3 के दाईं तरफ होगा। ठीक है, तो अब ज़रा सोचिए इसी चीज़ को ब्रैकेट में कैसे लिख सकते थे? इस चीज़ को क्या ब्रैकेट में इस तरीके से नहीं लिख सकते? माइनस अनंत से 4 के बीच और 3 से लेके अनंत तक, क्योंकि ये इधर तो बड़ा से बड़ा संख्या चूज़ करते जाइए, उसी तरह से इधर छोटा से छोटा संख्या चूज़ करते जाइए। तो क्या एक ऐसा समुच्चय का कल्पना नहीं किया जा सकता जिसमें ये सारे के सारे अवयव हों? तो क्या और उसको ऐसे नहीं लिखा जा सकता? माइनस अनंत से -4 सम्मिलन, जहाँ पे ये दोनों का सम्मिलन हो। ठीक है, इसी चीज़ को फिर ऊपर आइए, इस चीज़ को समुच्चय के रूप में कैसे लिख सकते थे आप? क्या इस चीज़ को एक समुच्चय ऐसे नहीं लिख सकते थे? माफ़ कीजिए, यहाँ 5 पर ओपन ब्रैकेट नहीं कर सकते क्योंकि 5 चुनना है, इसलिए यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट लगाइए। तो आराम से ये कह सकते थे कि x जो होगा वो इस समुच्चय में से होगा। देखिए ये पूरा का पूरा अंतराल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये कोई हिस्सा है वास्तविक संख्या रेखा पर। ठीक है ना? उसी तरह से यहाँ इसको कैसे लिख सकते थे? यहाँ लिख सकते थे 3 से लेकर अनंत। देखिए अनंत पढ़ना, ये ब्रैकेट जो है वो हमेशा खुला हुआ रहेगा। ठीक है, ये कन्वेंशन है, याद रखिएगा। उसी तरह से माइनस अनंत पे भी ध्यान दीजिए, हम लोगों ने यही किया है। माइनस अनंत या प्लस अनंत पर ये नोटेशन हम लोग खुला रखते, छोटी ब्रैकेट से दिखाते हैं उसको। ठीक उसी तरीक़े से यहाँ कैसे लिखते हैं समुच्चय के रूप में? x है छोटी ब्रैकेट 3 से लेकर अनंत के बीच, जहाँ 3 को नहीं लेना है, इसलिए छोटी ब्रैकेट दिखाया। तो आशा है आप ये बात समझ गए होंगे कि संख्या रेखा के टुकड़ों को एक समुच्चय के रूप में सोचा जा सकता है। चलिए, ये सवाल दिया गया है वास्तविक रेखा पर अगर a ये है, b ये है, तो ये सब चीज़ ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं कि पहले तो दिखा लिया जाए वास्तविक रेखा पर a और b को। ठीक है ना? तो भैया a क्या है? a है 0 से 3 के बीच का टुकड़ा, जहाँ पे 0 को भी लेना है और 3 को भी लेना है। ठीक है ना? तो अब ये बताइए a नहीं क्या होगा? a नहीं तो वही होगा जो a में ना हो। ठीक है ना? पर सार्वत्रिक समुच्चय में हो। सार्वत्रिक समुच्चय हमारा क्या है? यहाँ पे वास्तविक रेखा ही हमारा पूरा का पूरा सार्वत्रिक समुच्चय है। तो देखिए a में अगर 0 से 3 के बीच का आइटम है तो a नहीं में 0 से 3 के बीच का आइटम नहीं होगा, सीधा सा बात। ठीक है ना? तो a नहीं में क्या होगा बंधु? खुली ब्रैकेट माइनस अनंत से लेके 0 के बीच तक का समान नहीं होगा और 0 से लेके 3 से लेकर अनंत तक के बीच का समान नहीं होगा। तो माइनस अनंत से लेकर 0 तक आइए और 3 से लेकर अनंत तक जाइए, a नहीं में यही तो समान होगा। ठीक है ना? चलिए अब निकालना है b नहीं। तो पहले b को दिखा लिया जाए, फिर उसके नहीं के बारे में चिंता करेंगे। b बोलता है 2 से 6 के बीच में है कुछ, तो यहाँ कहीं 2 होगा, यहाँ कहीं 6 होगा। तो 2 और 6 के बीच और 2 और 6 शामिल। ठीक है, तो b रहा ये। तो b नहीं क्या होगा? वो आप इधर जाइए और आप यहाँ से लेकर इधर जाइए। इसको कैसे दिखाएंगे? माइनस अनंत से लेकर 2 तक आना है, यूनियन 6 से लेकर अनंत तक जाना है। तो ये रहा b नहीं। ठीक है, अब आपको दिखाना है a यूनियन b। ठीक है, तो एक संख्या रेखा बनाइए जिसपे इन दोनों को दिखाया जा सकता हो। ठीक है ना? a यूनियन b दिखाने के लिए पहले तो एक संख्या रेखा बनाया जाए जिसपे इन सबों को दिखाया जा सके। तो कोई यहाँ 0 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ 6 होगा, ऐसा होगा। ठीक है, तो b कहाँ से कहाँ तक भैया? बोलता है 2 से 6 तक है और 2 और 6 शामिल करना है आपको, अच्छी बात है। और a कहाँ से कहाँ तक है? वो 0 से लेकर 3 तक। ठीक है ना? तो a यूनियन b का क्या मतलब होता है? a यूनियन b का मतलब होता है वो समुच्चय जिसमें a का भी सदस्य हो और b का भी सदस्य हो। तो सर अगर हम 0 से लेकर 6 तक का आइटम ले लें तो इस समुच्चय में a का भी सारा का सारा सामान आ जाएगा और b का भी सारा का सारा सामान आ जाएगा। तो इसलिए इसका उत्तर होना चाहिए, आप 0 से लेकर 6 तक के बीच में ले लीजिए, तो वो आपका a यूनियन b हो जाएगा। ठीक है ना? उसी तरीक़ा से a इंटरसेक्शन b लेना हो, a सार्वनिष्ठ b लेना हो, तो a सार्वनिष्ठ b क्या होता है भाई? a सार्वनिष्ठ b तो सर वो समुच्चय होता है जिसमें वही अवयव होंगे जो a में भी होंगे और b में भी होंगे। तो सर ये था हमारा
बी और ये था ए। तो ए यूनियन बी में क्या क्या आएगा भाई, जहाँ ये दोनों राजी होते होंगे, ये दोनों यहाँ पे राजी होते हैं, 2 और 3 के बीच में, वो ए में भी है और बी में भी है। तो हमारा उत्तर क्या होगा, 2 से लेकर 3 तक जाइए, वो ए में भी है और बी में भी है। 2 को भी शामिल करना है, 3 को भी शामिल करना है, क्यों, क्योंकि 2 ए में भी शामिल है, बी में भी शामिल है। यही कहानी 3 पर है, वो 3 पे भी शामिल है और माफ कीजिए वो बी में भी शामिल है, ए में भी शामिल है, इसलिए अच्छी बात है। चलिए अब हम लोग को निकालना है a माइनस बी। इसके लिए एक पेज ले लेते हैं और फिर से संख्या रेखा बनाते हैं। यहाँ कहीं 0 था, 2, 3 और 6। ए क्या था भाई, ए था, देख लेते एक बार, 0 से 3 और बी था 2 से 6। तो चलिए फिर से चित्रण कर लिया जाए। ये रहा आपका ए और ये रहा आपका बी। आपसे पूछा गया है a माइनस बी। ए माइनस बी वो समुच्चय होगा जिसमें a के तो सारे सदस्य रहेंगे लेकिन b के सदस्य नहीं होंगे। तो b के सारे सदस्य को हटा देना पड़ेगा। तो देखिए a आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक है और b आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो a में से ये वाला पार्ट आपको हटाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये b में है और a माइनस बी के परिभाषा के अनुसार वो समुच्चय बनने वाला है जिसमें b का कोई सदस्य नहीं आएगा। तो इसलिए बचता आपके पास केवल यहाँ से लेकर यहाँ तक का आइटम है, ठीक है ना। तो उत्तर भी आपका वही होगा। तो आपका उत्तर इसमें होने वाला है 0 से लेकर 2 तक, ठीक है। उसी तरह से b माइनस ए क्या होगा बंधु, b है आपका यहाँ से लेके यहाँ तक, लेकिन यहाँ से यहाँ तक a का भी साम्राज्य है। तो ये वाला पार्ट आपको हटाना पड़ेगा क्योंकि a को हटना है परिभाषा के अनुसार, ठीक है ना। तो बचता क्या है आपके पास, आपके पास केवल ये वाला बचता है। तो यहाँ पे आपको ये खुला ब्रैकेट रखना होगा, 3 से लेकर 6, काहे कि a को हटाइएगा तो a में 3 भी शामिल है, तो वो 3 भी ले उड़ेगा। तो 3 को नहीं लेना पड़ेगा, 6 को लेना पड़ेगा। ये सुधार हम लोग को यहाँ करना होगा ऊपर वाले प्रश्न में। तो अगर b को आप हटाइएगा तो वो क्या ले उड़ेगा, वो 2 भी ले उड़ेगा। इसलिए यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट नहीं ओपन ब्रैकेट होना चाहिए। हाँ, तो ये रहा आपका उत्तर। आशा है आपके लिए ये लेक्चर कुछ फ़ायदा का ही रहा होगा। बाकी हम लोग आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे। धन्यवाद।